चलिए शुरू करते हैं। लाइट, ये जो चैप्टर है हमारा उसका नाम है लाइट। उसका नाम क्या है? लाइट। और इस लाइट में हमें पढ़ना है यूज ऑफ मिरर। यूज ऑफ मिरर या कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। हिंदी में इसको बोलेंगे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का प्रयोग। ठीक है, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण का प्रयोग कहां कहां होता है? प्रयोग से भी प्रश्न पूछते हैं कई बार। तो पढ़ लेते हैं कि भाई जब इससे प्रश्न किया गया है तो हम इसको जान लेते हैं कहां कहां यूज करते हैं। तो हम ऐसे कर लेते हैं कि इन दोनों का बारी बारी से हम पॉइंट लिख लेंगे। लाइट में जैसे सर्च लाइट देखा है आपने? लाइट होता है टॉर्च, तो उस लाइट में, सर्च लाइट में अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है, या सोलर प्लेट में अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है, या हेडलाइट गाड़ी का देखें आप, जब भी गाड़ी का हेडलाइट आप आगे वाला देखते हैं तो उसमें एक दर्पण का इस्तेमाल होता है, वो दर्पण होता है अवतल दर्पण। या दाढ़ी बनाने, शेविंग मिरर के तौर पे भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। शेविंग मिरर मतलब पुरुष जब दाढ़ी बनाते हैं तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, उत्तल का नहीं। इस पॉइंट में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। अभी आपको ठीक है कि मैं अलग अलग सेपरेट करके बता रहा हूँ, किंतु जब आपके परीक्षा में पूछा जाएगा तो इसी बात पे आप कंफ्यूज मत करिएगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ हेडलाइट। गाड़ी के हेडलाइट में, हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है जी? अवतल दर्पण का। किसके हेडलाइट में? गाड़ी के। अच्छा, सर्च लाइट जो होता है, सर्च लाइट या लेजर लाइट, आइए कम इन, लेजर लाइट, इन सब में क्या किसका इस्तेमाल करते हैं? हेडलाइट है, सर्च लाइट है, लेजर लाइट है, इन सब में किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का। दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में भी, दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में, मतलब हेडलाइट इंग्लिश में लिख लीजिए, सर्च लाइट, लेजर लाइट और शेविंग मिरर। शेविंग मिरर। और होता है सोलर प्लेट। क्या होता है? सोलर को अंग्रेजी में सोलर ही बोलते हैं और हिंदी में भी लिख देते हैं सोलर प्लेट या सौर्य प्लेट। सोलर प्लेट में भी किसका, कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। सोलर प्लेट में भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अच्छा, जब डॉक्टर दांत चेकअप करता है, दांत का जो चेकअप करता है, या थ्रॉट का या कान का, तो जब डॉक्टर इन सब चीजों का इस्तेमाल करता है चेकअप करने के लिए, तो उसके इंस्ट्रूमेंट में कौन सा? अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। तो आप यहां लिख लीजिए, ईएनटी बोलते हैं उसको। ईएनटी मतलब आई, नोज और थ्रोट, गला। या आप लिख लीजिए आंख, कान, या दांत का डॉक्टर भी, के डॉक्टर के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है ये ईएनटी। आंख के डॉक्टर, कान के डॉक्टर, दरअसल इनके डॉक्टर एक ही होते हैं जो कान,
दूर के वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए साइड मिरर का इस्तेमाल के तौर पे, जब बहुत सारे वस्तुओं को इकट्ठा करके देखना होता है छोटे जगह पे, तो उत्तल दर्पण का इस्तेमाल होता है। जब भी डॉक्टर यूज करेंगे अवतल दर्पण इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब आप कह रहे हैं सोलर प्लेट में क्यों होता है दर्पण का इस्तेमाल? सोलर प्लेट में इस अवतल दर्पण का इस्तेमाल क्यों होता है? क्या एक रिफ्लेक्टर है, मतलब ऐसा माना जाता है ना कि हमारे मतलब आसपास कोई ऐसा स्मूथ चीज एग्जिस्ट नहीं करता है जो रिफ्लेक्ट कर दे लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे, मतलब आए और चले जाए। तो हम कुछ चीज़ों को मानते हैं, जैसे प्लेट हो गया, सोलर प्लेट में इस्तेमाल कर देते हैं इसका कि रिफ्लेक्शन ठीक हो, और उसमें जो स्मूथ नहीं होता है, मतलब माना जाता है, कांच को भी माना जाता है कि एक प्लेन मिरर है वो स्मूथ है, दरअसल वो स्मूथ है नहीं एग्जैक्टली। अगर आपसे पूछा जाए कि वो बिल्कुल स्मूथ है, आप कहिएगा कि नहीं है। बस एक मोटा मोटी ये है कि वो ठीक है, इसलिए उसका ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि जब सतह स्मूथ ना हो, उभर खाबर सतह हो, तो लाइट का परिवर्तन कैसा होता है? उभर खाबर सतह पे लाइट का परिवर्तन, आपके प्रश्न पे हम आ रहे हैं, पहले इस बात को समझ लीजिए। शायद देखिए, जैसे मैंने यहाँ हम टॉपिक पे आएंगे, इससे पहले एक छोटा सा चीज मुझे ध्यान आ गया, वो मैं आपको बता दूं। जो लाइट का परावर्तन है, रिफ्लेक्शन जब हम देखते हैं, तो ये बहुत सारी लाइट अगर आए, मान लीजिए कि एक लाइट आए, तो आपने सीखा कि एक लाइट आए और यहाँ से गया और ये इसके बिल्कुल बीचों बीच खींचते हैं, तो ये जो एंगल बनता है और ये जो एंगल बनता है ये इक्वल होता है, क्योंकि I = R होता है। ये हमने आपको सिखा दिया है, सिखाया है ना? अच्छा, अब मान लीजिए कि बहुत सारे किरणें आ रही हैं, सनलाइट बहुत सारे, और ये प्लेट है, तो क्या रिफ्लेक्ट करेगा? ऑब्वियसली रिफ्लेक्ट करेगा। ये यहां से रिफ्लेक्ट करेगा, ये यहां से रिफ्लेक्ट करेगा, ये यहां से रिफ्लेक्ट करेगा। तो बहुत सारे आपतित किरण जब रिफ्लेक्ट करती हैं, तो रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट किरणें होती हैं पैरेलल चलती हैं। जिस तरह से पैरेलल, ये सिर्फ उस केस के लिए होता है जब ये सरफेस प्लेन हो या स्मूथ हो। ऐसा स्मूथ या प्लेन चीज एग्जिस्ट नहीं करता है धरती पे, ध्यान रखिएगा। इसको मान लिया जाता है कि दर्पण जो है मोटा मोटी उसको स्मूथ मानते हैं, लाइट आएगी और जाएगी। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़े आप, कभी पढ़िएगा, उसमें लिखा है कि ऐसा कोई चीज है नहीं जो पूरी तरह से स्मूथ हो। या प्रकाश के परिवर्तन को हम मान लेते हैं कि प्लेट पे या सरफेस पे, कांच पे या दर्पण पे रिफ्लेक्ट करा के हम इस कंसेप्ट को समझाते हैं। ये जो है, ये जो लाइट है, ये केस बदल जाता है जब मान लीजिए कि धरती कुछ ऐसा है या कुछ ऐसा एक सरफेस ले लिया और इस पे हम लाइट जब रिफ्लेक्ट कराएंगे तो क्या इसी तरह से रिफ्लेक्ट करेगी? मान लीजिए कि एक लाइट यहां आके गिरी, इसका रिफ्लेक्शन किधर होगा? इसका रिफ्लेक्शन किधर होगा? देखिएगा, ये इस पे गिर रही है, ठीक है, तो सबसे पहले यहां से इस एंगल में जो 90 डिग्री का कोण बनेगा वो कुछ यूं बनेगा, यही होगा ना 90 डिग्री के कोण, ठीक है। और यहां से फिर ये यहां होगा इसका रिफ्लेक्शन। अभिलंब को हमेशा 90 डिग्री पे स्मूथ, मतलब ये जो लाइन है इसके 90 डिग्री पे खड़ा कर दिया जाता है, ये जो प्लेट है इसके 90 डिग्री पे खड़ा कर दिया जाता है। अभिलंब खींच दोगे तो तुम्हारा रिफ्लेक्शन आसानी से पता चलेगा। मैं आ रहा हूं आपके क्वेश्चन पे। अभी देखिए, फिर यहां पे आया, किस केस में? इसमें, इधर नीचे, इधर नहीं, ये जब आपका इंसिडेंट रे है, तो ये इंसिडेंट रे है, तो यहां जब 90 डिग्री पे हम पॉइंट ड्रॉ करेंगे जैसे अभिलंब सीधा, तो जब भी ऐसे सरफेस पे करेंगे तो पहले अभिलंब तो देख लीजिए ना कि अभिलंब 90 डिग्री पे कहां जा रहा है। तो अभिलंब 90 डिग्री पे जिस डायरेक्शन में जाएगा उस डायरेक्शन को आप मार्क कर लीजिए और उसी के बाद से आप रिफ्लेक्शन खींच दीजिए। तो मैं बस ये बता रहा हूं कि जब ये सरफेस स्मूथ ना हो तो परावर्तित किरणें पैरेलल नहीं जाती हैं,
पैरेलल नहीं जाती हैं, ये बताना है। अब बात रही कि ये सर इन्हीं के कॉन्सेप्ट से ये मेरे दिमाग में आया कि ये बता दें, आपको शायद बताए नहीं है कि प्लेट अलग अलग होती हैं। अब रही बात कि अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है सोलर प्लेट में। सोलर प्लेट में अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। अवतल दर्पण का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि उसको चार्ज करना है। किसको चार्ज करना है जी? अब सोचिए कि सूरज की किरणों को कन्वर्जेंट कौन करेगा, मतलब एकत्रित कौन करेगा, सेंट्रिक वे में कौन लाएगा? अवतल दर्पण ही लाएगा। तो इसलिए उसको उसमें यूज करते हैं। और ये सब जितने भी, अच्छा सूरज की किरणें एक लाइन में नहीं आती, मैंने पहले ही बोला था बीम में जाती हैं, बहुत सारे सूरज की किरणें आती हैं, सब पैरेलल होती हैं। और ध्यान से सुनिए, उसमें कई लेयर में चिपकी होती हैं और कई लेयर में फॉइल लगे होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि रे आती हैं और कई बार उस पर रिफ्लेक्ट होती हैं। तो जितने बार रिफ्लेक्ट होगी उतने बार चीज़ें कॉन्सेंट मतलब वो करेंगी, और उससे क्या होगा, जितनी प्रकाश को वो कन्वर्जेंट करेगी उतना बेहतर तरीके से आपका काम होगा, यानी कि आपका जो बैटरी होगा वो चार्ज होगा। तो ये कंसेप्ट ध्यान रखिएगा, छूट गया था बताते वक्त। तो ये समझ में आया आंख कान नाक में। अच्छा, एक है दूरबीन, टेलीस्कोप बोलते हैं, उसका जो रिफ्लेक्टर होता है दूरबीन का, उसमें अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। लिख लीजिएगा, दूरबीन। दूरबीन का जो परावर्तक सतह होता है, रिफ्लेक्टर सरफेस होता है, रिफ्लेक्टर परावर्तक सतह, दूरबीन का परावर्तक सतह पर दर्पण इस्तेमाल करते हैं अवतल। तो दूरबीन में अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है जी? अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। कोई दिक्कत इसमें? अब आ जाइए इसमें, ये साइड मिरर में इसका इस्तेमाल होता है। पश्च या पश्च दर्पण बोलते हैं इसको, साइड मिरर। किसके साइड मिरर में? बहुत सारे चीजों को देखने पे, पीछे के बहुत विस्तृत चीजों को ये दर्पण क्या करता है, छोटे से एरिया में दिखा देता है। चाहे वो बाइक हो या बस ट्रक, उसके सीट पे बैठेंगे तो बहुत लगी लंबी गाड़ियों के कतार को वो छोटे से दर्पण में बहुत सारे एरिया को, बिखराव को इकट्ठा कर के और दिखा देता है। ठीक है, इमेज बना के दिखा देता है। तो साइड मिरर के तौर पे उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। और छोटा बनाता है, सबसे बड़ी बात है कि क्या करता है, ये छोटा बनाता है। इसीलिए ना अट जाता है जी बहुत सारा चीज। ये इमेज को क्या बनाता है, छोटा बनाता है उत्तल दर्पण। बिल्कुल सही बात है। देखिए, जब हम गाड़ी के सामने वाला शीशा को देखते हैं, जैसे बिल्कुल बीच में रहता है, जो सामने रहता है, वो जो दर्पण है गाड़ी के सामने, उसको बिखराव को कैप्चर नहीं करना होता है। वो दिखाता है कि गाड़ी पे चढ़ने, हाँ भाई इमेज बड़ा करके दिखाएगा ना, उसका काम क्या है, काम के ऊपर डिपेंड है। जो साइड वाला मिरर है वो बहुत, कोई गाड़ी आ रही है बहुत पीछे तक उसको देखना है, बैक करना है, ये तमाम तरह की चीज़। लेकिन ये क्या करता है, पास दिखाने लगता है। आजकल तो डिजिटल हो गए हैं, जो गाड़ी बैक करते हैं उसके सामने आ जाता है। तो वो क्या करता है, इमेज को थोड़ा सा इंक्रीज करके दिखा देता है, मैग्निफिसेंट करके, क्योंकि आपको क्लियर दिखाई दे, इसलिए ऐसा होता है। तो साइड मिरर के तौर पे याद रखिएगा, जब भी साइड मिरर, वो साइड मिरर नहीं है, हम जो बीच वाला गाड़ी के मिरर है वो साइड मिरर नहीं है, ये साइड मिरर है। तो साइड मिरर में क्या करता है, बहुत सारे बिखराव को इकट्ठा करके दिखा देता है। रोड को जब क्रॉस करते हैं तो एक लाइट लगा रहता है बहुत बड़ा, मतलब ऐसे गोला सा, जिसमें पेट बड़ा सा दिखाई देगा, चेहरा छोटा सा दिखाई देगा। ऐसा कभी देखा है आपने? हैं, रोड लैंप, उसमें वो रोड लैंप में इस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। जो रोड का लैंप है, परावर्तक सतह उसका ऐसा बनता है, ऐसे बड़ा सा, और ऐसे लगा रहता है वो। ये जो इमेज है ये बहुत
लार्ज एरिया को इतना में दिखा देता है, मतलब आपको पता चल जाता है पूरा सिनेरियो वहां उस एरिया का। तो रोड लैंप के तौर पे इसको यूज करते हैं, रोड लैंप। इंग्लिश में भी लिख लीजिए यही, और हिंदी में। अगर बहुत मोटा मोटी में एक लाइन में समझाना हो कि बताओ सामान्य व्यवहारिक उदाहरण के तौर पे उत्तल दर्पण अवतल दर्पण के प्रतीक, तो आप कहिएगा कि देखो टर्च जो है ना, टर्च के अंदर का जो खाका है वो है अवतल दर्पण, और जो लालटेन है ना वो है उत्तल दर्पण। बस, कोई दिक्कत? बहरहाल अभी ये यूज देखिए, इतना समझ में आया जो काम का चीज है सबको, और ये याद रखा जाता है। किसी को कुछ पूछना है, कुछ दिमाग में चल रहा है, पूछना है आपको? हाँ पूछिए। लालटेन वाला नहीं समझ में आया कि मतलब लालटेन वाला क्या है? वो चूंकि लेंस का है, वो मैंने बताया दर्पण में वो लेंस का है। जब हम लालटेन को देखेंगे तो लेंस जैसा प्रतीत होता है उत्तल अवतल का, उसका उदाहरण है। अभी वो बाद में कर लेंगे जिक्र, इसीलिए मैंने उस एग्जाम्पल को रोक दिया। पहले जो ये समझ में आया, इसके आगे, इसके आगे कुछ अब हम पढ़ेंगे। बिल्कुल ये तो अभी पढ़ रहे थे क्या, रिफ्लेक्शन, मतलब एक सतह से लाइट आया और सीधे परावर्तित हो गया। अच्छा, रिफ्लेक्शन के बाद क्या क्या होता है, परावर्तन के फलस्वरूप क्या क्या बदलाव होते हैं? किससे पूछूं मैं, बताइए, आप बताइए। तीव्रता में बदलाव होता है और आयाम में बदलाव होता है, कम हो जाते हैं, कम हो जाते हैं ना ये। और नहीं बदलता है वो क्या बदलता है? नहीं बदल, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति नहीं बदलते हैं। अब मैं परावर्तन पढ़ाऊं, सॉरी अपवर्तन पढ़ाऊं? रेडी है नया टॉपिक के लिए? खूब बढ़िया कंसेप्ट है और काफी चीजें इसमें मिलेंगी सीखने को। इससे प्रश्न भी ठीक ठाक आते हैं और कंसेप्ट भी ठीक ठाक है इसमें। हेडिंग डालिए, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का, आइए कम इन प्रकाश का अपवर्तन, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। समझना है, बहुत ज्यादा कलम कॉपी चलाना नहीं है, बस इसको देखना है, समझना है। क्या? हाँ, तो वो बाद में पढ़ेंगे। स्नेल्स लॉ का मतलब नहीं होता है अपवर्तन, अपवर्तन एक अलग कॉन्सेप्ट है। इसके बाद जब हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं तो उसमें दो नियम आता है। एक नियम वही है जो परावर्तन का नियम है, और दूसरा जो नियम है उसको स्नेल्स लॉ बोलते हैं। ठीक है, तो अभी इसको सीखेंगे, पहले आराम से शुरू करते हैं। ये ना प्रकाश का अपवर्तन अगर सरल भाषा में अगर जानना हो आपको तो बस इतना कहिएगा क्या, कि ये बेंडिंग ऑफ लाइट है। क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का घूमना। when light rays travels from one medium to another medium, ये एकदम सामान्य बात, बहुत सरल बात, लेकिन ये परिभाषा सही नहीं है। इसमें बहुत सारे टेक्निकलिटी जुड़ी हुई हैं, तकनीकी सोच, थिंकिंग है इसके पीछे। ये सिर्फ ये कह देना बस इसी शब्द को इंडिकेट कर रहा है कि ये परावर्तन, अपवर्तन है। मतलब इसको क्या बोलेंगे? अपवर्तन सीधा हम बोलेंगे कि जब प्रकाश जो है, प्रकाश का जो किरण है, प्रकाश किरणें, जब भी मैं बोलूंगा किरणें तो एक नहीं है, वो एक गुच्छे में जा रही हैं, एक साथ बहुत सारी चीजें जा रही हैं। तो जब प्रकाश किरणें क्या होती हैं, एक माध्यम से दूसरे में जाती हैं, प्रवेश करती है,
प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, विचलित हो जाती है, डिविएट हो जाती है। 10th क्लास में ये भाषा, ये जो शब्द है ना, विचलित होती है, ये प्राइवेट संस्थान के किताबों ने इसको मतलब विचलित या भारती भुवनेश चांद विचलित लिखते हैं, विचलित हो जाती है। यही है अपवर्तन का सीधा सा मतलब। ठीक है, अब थोड़ा सा समझते हैं। यह है अपवर्तन एक माध्यम से। तो प्रकाश किरण को हम माध्यम से समझते हैं। तो जब भी यह माध्यम देता है तो हम थोड़ा सा माध्यम पे जिक्र कर लेते हैं, क्या कह रहा है माध्यम, क्या है ये माध्यम, क्या है, इसको हम समझ लेते हैं, फिर हम आगे इसके चित्र के साथ इसको समझेंगे। लिख लिया आपने? सबको अभी समझ में आ रहा है? ये तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आगे देखिए, मान लीजिए ये कह रहा है माध्यम, एक माध्यम से। तो ये माध्यम क्या है? जब एक बड़ा सोर्स क्या है प्रकाश का इस पृथ्वी पे? सूरज। सूरज से जब लाइट चलेगी तो पहला जो माध्यम मिलेगा, जिस माध्यम से गुजरेगी, जहां से गुजरती है, वो एक माध्यम है। तो पहला जो मिलेगा वो मिलेगा वैक्यूम, निर्वात। तो निर्वात एक क्या हो गया जी? लाइट के गुजरने का माध्यम हो गया। निर्वात को जब क्रॉस करते आगे बढ़ेगा तो एयर मिलेगा उसको, एयर से गुजरेगी लाइट, तो लाइट एयर से भी गुजर रही है, तो लाइट के गुजरने का एक माध्यम एयर भी हो गया। ठीक है, एक माध्यम क्या हो गया? एयर, यानी कि वायु। वायु के बाद जब लाइट गुजरेगी तो मान लीजिए 2-3 चीजों में धरती पे आ सकती है। एक तो पानी में जाएगी, और दूसरा जो सामान्य उदाहरण हमारे आसपास मिलते हैं, कांच या ग्लास में जा सकती है, या और कुछ है उसमें हीरा आ जाता है, डायमंड, जो सामान्य तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे आसपास में जो चीजें दिख जाती है उसी को सामान्य तौर पे उदाहरण के लिए हम लेते हैं ताकि चीजें समझ में आ जाए साइंस में, राइट। एयर, एयर के बाद क्या हो सकता है? एयर के बाद वाटर आ सकता है, पानी, जल, और इसके बाद आ सकता है ग्लास, या इसके बाद आ सकता है हीरा, डायमंड। कोई दिक्कत? यह है माध्यम। तो इन्हीं माध्यम से, जैसे मान लीजिए कि एयर है, एयर से आया जल में गया, या जल से गया ग्लास में गया, या हीरा में, तो इन्हीं माध्यमों में जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है? बेंड हो जाती है, घूम जाती है, डिविएट हो जाती है, विचलित हो जाती है जब किरणें, उसी का नाम दे दिया जाता है क्या? अपवर्तन। समझ गए? मीडियम, माध्यम समझ गए? बाद में करेंगे स्पीड का चर्चा, अभी माध्यम। ठीक है, सबका स्पीड अलग होता है। जब हम आपको बता देंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तब आप इसकी चर्चा करेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं बिल्कुल सेपरेट करके पढ़ाता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अभी वहां इसका जिक्र नहीं है। जब भी मैं बोलूंगा कि अब बताओ कि मतलब रे किस माध्यम में कैसे जा रही है, स्पीड जा रही है, स्लो जा रही है, तो इन सब का बाद में हम चर्चा करेंगे। इस सब का अपना अपना इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। बिल्कुल सही कहा आपने, सब में स्पीड अलग अलग होता है। तो आगे बढ़ें, शुरू करें? चलिए, अगला पॉइंट आपने सीख लिया माध्यम भी, और आपने सीख लिया कि भाई प्रकाश का परिवर्तन। अब हम यहां एक कांच ले लेते हैं और एयर पे हम सीखेंगे। हमारा पहला जो सीखेंगे ये है कांच का एक टुकड़ा। खूब बढ़िया से सीखिएगा। ये है कांच का एक टुकड़ा। ये क्या है जी? कांच का एक टुकड़ा। तो हम यहां ले लेते हैं इसको, इसको बोलते हैं ग्लास। इसको बोलते हैं ग्लास। ये है ग्लास, और ये वाला जो है वो है एयर। क्या है? एयर। ठीक, तो जो एयर होगा, अभी हम प्रकाश का अपवर्तन सीखेंगे। तो इस एयर में मैंने बोला कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश किरणें जाती है, तो अभी इतना ही देखते हैं। ये एक माध्यम है, एयर है,
ठीक है। अब इस एयर से हम प्रकाश किरणों को क्या करेंगे भाई, लाएंगे, ठीक है। तो हमने एक प्रकाश किरणों को लाया। आप कहिएगा कि ठहरिए सर, तिरछा क्यों ला रहे हैं, सीधा क्यों नहीं ला रहे? सीधा जब आएगी किरणें तो हमें डिविएशन नहीं दिखेगा, जैसे आएगी वैसे जाएगी। इसलिए हम कभी भी अपवर्तन में लाइट को स्लांट लेते हैं। स्लांट मतलब थोड़ा सा तिरछा लेते हैं। इसीलिए सीधा लेने का कोई यहां मतलब नहीं है। सीधा कब लेंगे वो हम बताएंगे थोड़ी देर में। अभी सीधा इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि सीधा जब भी लाइट जाएगा तो सीधा आएगा और सीधा जाएगा, कोई इसमें चेंजिंग नहीं होता है। क्यों चेंजिंग नहीं होता है थोड़ी देर बाद हमें पता चलेगा। इसमें क्यों बदलाव होता है ये भी थोड़ी देर में पता चलेगा, अभी पहले सीखते हैं। तो ये जो मैंने कहा कि लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो अपने पथ से डिविएट हो जाएगी, यानी कि जैसा ये चल रहा था अब वैसा नहीं है। इस बात को पता करने के लिए एक हमें अभिलंब ड्रॉ करना पड़ता है जिसको बोलते हैं नॉर्मल। और ये यहीं से इस जो सरफेस से ये टकरा रहा है यहीं से 90 डिग्री पे उसे ड्रॉ किया जाता है। तो हमने क्या किया, एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, यहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब पता चलेगा कि ये कितना डिविएट कर रही है। ये जो लाइट है ये आएगी और आके थोड़ा सा झुक जाएगी इधर। मतलब कि ये लाइट आई और आने के बाद इधर बेंड हो गई अभिलंब की ओर, ठीक है। और पता चला कि जब ये लाइट को निकाला गया फिर यहां से जब क्रॉस हो रही थी तो फिर हम एक यहां अभिलंब खींच देते हैं, मान लीजिए। तो पता चला कि ये लो लाइट है फिर दूर भाग गई। इससे पता चला कि ओहो, जब मीडियम विरल होता है, विरल मतलब रेयरर मीडियम होता है, और रेयर मीडियम से अगर सघन माध्यम में प्रकाश प्रवेश करती है तो यह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ठीक है। ये बात तो ये सीखने को मिला। तो इसके लिए 2 पॉइंट बने। अभिलंब से ये जो एंगल बनेगा वो बनेगा इंसिडेंट एंगल, आपतित कोण, आपतन कोण। और ये जो बनेगा एंगल इसको क्या बोलते हैं अभिलंब से, इसको बोलते हैं अपवर्तित कोण, रिफ्रैक्टेड एंगल, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और इसको क्या बोलेंगे जी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल। सॉरी, रिफ्रैक्टेड एंगल, यही बोलेंगे। और जिस माध्यम में इंसिडेंट हो रहा है इस माध्यम को क्या बोलेंगे, इंसिडेंट मीडियम। क्या बोलेंगे, इसे सीख लीजिए ये टर्म को, इंसिडेंट मीडियम बोलेंगे क्योंकि इसकी जरूरत आएगी। और जिस मीडियम में ये रिफ्लेक्ट कर रही है इस माध्यम को क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड मीडियम या मीडियम ऑफ रिफ्रैक्शन, मीडियम ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहां कांच है, यहां मीडियम ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, कांच है। अच्छा, इसका हिंदी होगा अपवर्तन का माध्यम, अपवर्तन का माध्यम। इसको बोलते हैं आपतन, आपतन माध्यम, एयर। और इसको बोलते हैं आपतित किरण, इसको बोलते हैं अपवर्तित
किरण। ठीक है, तो दो बातें यहां से निकल के आई, दोनों बात आपको नोट करना है। क्या कि जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से सघन में आती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इस पॉइंट को लिखवा देता हूं यहां पे। इससे क्या मिला? हाँ, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी ना। किस नहीं, किसी भी माध्यम से किसी भी माध्यम में गई तो डिविएट होगा। अभी सीखेंगे कि किधर डिविएट हो रहा है। अभी डिविएट होगा इतना जान लीजिए। तो अभी जैसे एयर में कांच में आया तो अभिलंब की ओर गया। ठीक है, तो इस बात को अभी लिख लीजिए। जब मैं पूरा कंसेप्ट बता दूं तो थोड़ा पूछिएगा आप। अभी इसमें क्या करना है, आपको यह देखना है कि सघन से, किसमें? सघन से, सॉरी सघन से नहीं है, विरल से। विरल को अंग्रेजी में बोलते हैं रेयर। रेयर माध्यम से, रेयर माध्यम से अगर सघन माध्यम में लाइट जा रही है तो अभिलंब की ओर क्या होती है? मुड़ जाती है। विरल से लाइट अगर सघन में आएगी तो क्या होगी? अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। सघन में आएगी तो अभिलंब की ओर आ जाएगी, मतलब टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल। और जैसे ही सघन से, सघन का मतलब होता है डेंस, डेंस से जैसे ही विरल में आएगी ये अभिलंब से क्या होगी? दूर जाएगी। जैसे ही लाइट किरणें सघन से विरल में जाएगी अभिलंब से दूर जाएगी। अब इस बात को हाँ बोलिए। अच्छा लिखवा दें इसको। when light rays travels from rarer medium to denser medium, when light rays travels rarer medium to denser medium, it deviates towards the normal. It deviates towards the normal. दूसरा पॉइंट, when light travels denser medium to rarer medium, denser medium to rarer medium, it deviates away from the normal. नॉर्मल से अवे जाएगा, दूर जाएगा। अब इस बात को समझते हैं कि ये दूर क्यों जा रहा है और नजदीक क्यों आ रहा है। ठीक है, क्यों नजदीक आया और क्यों दूर गया। जब भी हम माध्यम चेंज करते हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसको समझ लेते हैं। अगले स्लाइड पे चलें। एक बात तो समझ लीजिए कि जब भी लाइट, जब मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं तो आप समझिए कि बहुत सारे लाइट के साथ ड्रॉ कर रहा हूं, कि लाइट अकेले नहीं चलती, इसमें बहुत सारे रेज होते हैं, राइट। अब हम ये समझाते हैं, यही समझना है कि क्यों ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। वाई अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वाई डिविएट्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, जब मीडियम चेंज हो रहा है, और खासकर जब सघन और विरल। तो जब भी मैं बोलूंगा विरल माध्यम या रेयर माध्यम, तो ये मान के चलिएगा कि रेयर माध्यम में मॉलिक्यूल्स अलग अलग होते हैं। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं।
ये जो एयर है मैं आसानी से हाथ पांव हिला सकता हूं, डुला सकता हूं, ये माध्यम है रेयर। लेकिन यही मैं पानी में चला जाऊं तो इतना फ्रीली मैं मूव नहीं कर सकता हूं। इसका मतलब है कि पानी डेंस है, डेंसर मीडियम है। उसके डेंसर होने का क्या कारण है? एयर के कंपेयर में वाटर का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो क्या है? क्लोजर है, ज्यादा क्लोज है। बात समझ में आई आपको? ये होता है रेयर से डेंसर मीडियम। मतलब कि रेयर मीडियम में मॉलिक्यूल्स दूर दूर होता है और डेंसर मीडियम में पास पास होता है, सघनता होती है। अब इसको समझिए कि बेंड क्यों होता है। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि एक ये एरिया है, ये मॉल के सामने का एरिया है, मॉल के सामने का एरिया है, ठीक। और ये जो एरिया है इसके ठीक सामने घास वाला एरिया है, ये घास वाला एरिया है। मैं ये बता रहा हूं कि वो जो घूम रहा है नॉर्मल की तरफ, क्यों घूम रहा है नॉर्मल की तरफ ही? विरल से सघन में जाते ही नॉर्मल की तरफ ही क्यों गया, बाहर क्यों नहीं भागा? ये बात सिखा रहा हूं, ठीक है। ये जो हमारा माध्यम है ये है पीसीसी रोड, बिल्कुल मॉल से निकले तो मॉल के सामने कितना प्लेन चीज होता है, इस पे ट्रॉली आराम से चल सकती है। ट्रॉली चल सकती है ना आराम से? बोलिए। मान लीजिए कि आपने एक ट्रॉली लिया, ये ट्रॉली है, और इस ट्रॉली में आपने कुछ कुछ सामान रख लिया और यहां से पकड़ के आप इसको ढकेलते हुए ले जा रहे हैं। बट ये जो मिलेगा आपको, ये मिलेगा घास। ये क्या है जी? यहां मिलेगा आपको घास। ये है घास। ये ड्रॉ करके मैं इसलिए बता रहा हूं कि थोड़ा सा आप पूरा कंसेप्ट को सीख लेंगे तो बहुत सारी बातें आपको वैसे जुबान पे याद रहेंगी। चलिए, ये है घास, ठीक है, ये घास है। अब जब ट्रॉली सीधे जाएगी तो इमेजिन करिए, अभी ट्रॉली जाएगी तो जा रही है, यहां से गई, यहां जैसे ही क्रॉस करके इस घास वाले एरिया में आएगी, इसका स्पीड कम हो जाएगा क्या? स्लो हो जाएगी। मतलब यहां आते ही इसके स्पीड में जैसे क्रॉस करेगी ये हो जाएगी स्लो, स्पीड स्लो हो जाएगा। इसका मतलब है कि जब भी रेयर माध्यम से सघन माध्यम में लाइट गई, क्या हो जाएगी? स्लो। पहला कारण स्लो हुआ। अच्छा, ये सीधे गई तो सीधे जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, बस अंतर क्या होगा? स्पीड कम हो जाएगा। लाइट जब सीधे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ले जाओगे तो एक ही अंतर पड़ेगा कि स्पीड स्लो होगा। किंतु कब स्लो होगा? जब रेयर माध्यम से सघन में। देखो ये रोड है और ये घास है, तो घास इसके अपेक्षा, इसकी तुलना में ज्यादा डेंस है, स्पीड कम हो जाएगा कि नहीं ट्रॉली का? लाइट समझ में आया? क्या होगा? स्पीड कम होगा। पहला कारण तो स्पीड कम होगा। सीधा ले जाएंगे तभी स्पीड कम होगा। अच्छा, तिरछा लेंगे तो स्पीड का ऑब्वियसली कम होगा। स्पीड तो तिरछा ले जाएं सीधा ले जाएं दोनों में कम होगा। हाँ तो भाई कम हुआ ना, मॉलिक्यूल्स घर्षण कर रहे हैं उसके वजह से, इसीलिए कम हो रहा है, कम होगा। इतनी बात समझ गए आप? सीधी रेखा में जाएगी, लेकिन जाएगी सीधे। अब दूसरा कंडीशन लेते हैं। मान लीजिए कि ये मान लीजिए अब ये सीधे नहीं जा रहा है, ट्रॉली कुछ यूं आकृति में जा रहा है, इधर। ऐसे ट्रॉली जा रहा है, ठीक है। ट्रॉली जब यहां आएगा, यहां, तो आप देखिए इस ट्रॉली का ये वाला चक्का पहले इस घास पे आ जाएगा और ये वाला चक्का नहीं जाएगा। जब ऐसा ही होगा, जब ये ट्रॉली यहां आएगी, यहां, तो ऐसे होगा कुछ इस कंडीशन में,
एक चक्का इसका घास पे आ जाएगा, और जैसे ही एक चक्का घास पे आया उसकी स्पीड हो गई स्लो। क्लियर है? अब जैसे ही ये चक्का स्पीड की स्लो हुई, ये चक्का उसी गति में है, जैसे ही इसके स्पीड कम हुए इस चक्का को टर्न कर लेगा फट से इधर। यानी कि ये चक्का बिना लाग लपेट के देरी से टर्न ले लेगी अपने एक्चुअल डिस्टेंस। जाना चाह रही थी इधर बट इसका स्लो हो गया, इसके स्लो के वजह से ये फ्रीली मूव कर रही है, तो फट से ये क्या कर जाएगी, तो घूमना है इसको, ये घूम जाएगी, यानी कि अब ये क्या होगा, डिविएट हो गई। यही हो रहा है लाइट के साथ। अब आ जाओ पॉइंट पे, इधर समझ में आया कि नहीं आया? मान लो कि इधर से ट्रॉली जा रही होती, तो ये देखो, ये वाला चक्का क्या होता, पहले जाता और ये वाला चक्का बाद में जाता, तो जो पहले गया उसकी स्पीड कम हो गई होगी ना, और कम के वजह से इसको क्या करेगी, इधर घुमा देगी, घुमाएगी ना। अब इधर आओ, मैंने पहले ही कहा था कि मेरे बच्चों ये जो लाइट है ये क्या है पता है, बहुत सारे लाइट के वजह से है, ठीक है। जो लाइट पहले पहुंची है दूसरे माध्यम में उसकी स्पीड क्या हो जाएगी रे, स्लो, और उसके स्लो के वजह से जो फ्रीली मूव कर रहा था लाइट रेयर मीडियम में, वो हो जाएगा बेंड। तो अभिलंब की तरफ क्यों बेंड होगा, कि जाना चाह रहा था सीधे, लेकिन ये जो पहले रे पहुंचा है इसने इसको टर्न कर दिया। इसीलिए जब भी रेयर माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरणें प्रवेश करती है अभिलंब की ओर ही मुड़ती है। क्लियर है? सबको क्लियर है? जितने भी लोग हैं क्लियर है? यही काम होता है प्रिज्म में, इसीलिए बैगनी सबसे लास्ट में होता है और लाल सबसे ऊपर होता है। गुच्छा है ना जिसमें डेंसिटी कम, स्लो, वो घूम जाएगा, ये बाद में बताएंगे। पहले ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्यों डिविएट हो रहा है? अब एक डिविएट से कई चीजें निकली हैं, यही परीक्षा में पूछा जाता है और बच्चे इसको याद करते हैं, आप इसे समझ के जाइएगा। ये बात लिख लिया, ये सब मैं मिटाऊं इसको, यहीं से मैं एक चीज आपको बता देता हूं। तो मुझे बताओ, जब भी ग्लास से यहां से लाइट ऊपर जा रही है, ग्लास से लाइट ऊपर जाएगी ग्लास से, तो यहां जो स्पीड होगा, जैसे ही ग्लास से एयर में जाएगी, एयर में, तो स्पीड क्या होगा जी, इंक्रीज करेगा। स्पीड क्या होगा, इंक्रीज, मतलब बढ़ जाएगी। किसकी स्पीड बढ़ जाएगी, लाइट की स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। और लाइट की स्पीड जैसे ही बढ़ेगी फ्री मिलेगा, फ्री मिलेगा ना। अरे वो कहां गया, हाँ, अब इसी कंडीशन को ऐसे ले लो, उल्टा। मान लो कि अब ट्रॉली यहां है और ट्रॉली यहां है और अब ऐसे आ रही है, आई। तो जब ट्रॉली यहां आएगी तो कौन सा चक्का इस पे पहले पहुंचेगा, ये वाला, ये पहले पहुंच जाएगा इधर, और ये वाला चक्का यहीं रहेगा। और जो चक्का पहले इधर पहुंचा है उसमें गति तेज हो जाएगी, और ये चक्का स्लो है, ये फट से घूम जाएगा इधर। यानी कि मिरर में क्या होगा, सघन से ऐसे जाएगा तो अभिलंब से दूर भागेगा। समझ में आया? अब आ जाओ यहां पे। तो जब भी सघन से ऊपर जाएगा, यानी कि ग्लास से प्रकाश किरणें ऊपर जाएगी, तो क्या होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम। एक और बात,
नॉर्मल से दूर भागेगी। अच्छा सोचो, मान लो कि यहां हम ऐसे कर लेते हैं, मान लो कि ये अब ग्लास नहीं है, ये वाटर है। ग्लास नहीं है, क्या है? वाटर है। अब क्या हो रहा है, अभी लाइट की किरणें यहां से आई तो हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अब भी क्या होगी, ये होगी, टर्मिनेट होगा, लेकिन क्या उतना ही जितना कांच में हुआ था? क्यों? इसमें लाइट की स्पीड कम से कम कांच से तो ज्यादा ही रहेगी, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल जो होते हैं कांच के मॉलिक्यूल से दूर दूर होते हैं। यानी कि मीडियम चेंज होगा तो स्पीड भी चेंज होगी, और जब स्पीड चेंज होगी तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज होगा। अलग अलग माध्यम में कोण भी अलग अलग होंगे। क्यों? क्योंकि डिविएशन अलग अलग हो जाएगा। जो जितना जाम करेगा चक्का उसके तरफ उतना ही घूमेगा। तो सबसे कम डिविएशन जो सबसे ज्यादा डेंसर, समझ रहे हो ना? तो मुझे बताओ कि ये है वाटर, तो ये जो R होगा, मान लो R1 हमने लिखा, और यहीं पे एक ले लिया हमने कि भाई ये है कांच, और यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो ये इधर आया, तो यहां हो गया, हमने उसको क्या माना है? R1, और इसको मान लो R0। तो मुझे बताओ ये एंगल ज्यादा कि वो एंगल ज्यादा? कौन ज्यादा डिविएट करेगा? R1 करेगा ना, मतलब समझ गए मामला। क्योंकि ये कम डेंसर है तो कम घुमाएगा, और ये ज्यादा डेंसर है तो ज्यादा घुमाएगा। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब है कि मीडियम चेंज होने पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पर भी क्या होता है? क्या होता है जी? फर्क पड़ता है ना। तो इसमें ऐड कर लेना है कि जैसे ही ग्लास या मीडियम चेंज होगा, कोण में क्या होंगे? बदलाव होंगे। स्पीड में क्या होंगी? बदलाव होंगी। स्पीड में बदलाव, कोण में बदलाव। हैं? हाँ, बड़ा दिखती है ना बाबा, अभी बताएंगे, दिखेंगी तो एग्जाम्पल के तो बाद में चर्चा करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लकड़ी जब एक कांच के ग्लास में लकड़ी डालते हैं तो टूटा हुआ दिखाई देता है, क्योंकि यही है। मछली का ऊपर दिखाना भी इसी का कारण है। फिर सिक्का डालेंगे तो अपने ओरिजिनल नीचे उठा हुआ दिखाई देगा, तमाम तरह के। तो हाँ, मतलब ये समझ गए हैं आप मामला कि यही कारण है कि सब कुछ उठा हुआ काहे। अच्छा, ऐसे कभी देखना, ग्लास लेना, पेन डालना, देखना एकदम बराबर देख रहे हो। जब तुम्हारी रोशनी एयर के साथ ऊपर वाले पार्ट को देख रही है और नीचे देख रही है तो पता चलता है तो बड़ा चेंजिंग है। चेंजिंग दरअसल क्या हो रहा है कि तुम्हारा आंख में और जो परावर्तन होता है, प्रकाश लाइट जा रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है। तो मीडियम चेंज होगा तो वो क्या होगा? अब धीरे धीरे जाएगा ना, तो धीरे धीरे जाएगा तो तुम्हें बड़ा दिखाई देगा। ठीक है, छोटा भी दिखाई देता है और टेढ़ा भी दिखाई देता है। इन तमाम चीजों को तो स्पीड इंक्रीज करेगा और ये अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्या ये बात लिखवाना है कि ऐसे पॉइंट पॉइंट पे लिख लोगे? लिखवा दूं मैं ये बात जो मैंने समझाया है? लिखवा देना। तो 2 पॉइंट तो मैंने लिखवा दिए हैं। तीसरा पॉइंट लिखो कि माध्यम चेंज करने से प्रकाश की गति, माध्यम चेंज करने से प्रकाश की गति प्रभावित होती है। और यही भाषा पूछा गया है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश प्रवेश करती है तो गति पे प्रभाव पड़ता है, बढ़ती है, घटती है, बराबर रहती है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? लेकिन ध्यान रखना उसमें माध्यम लिखा रहेगा तब, जैसे सघन से विरल की विरल से सघन किसमें। तो माध्यम के, मैंने बस इतना ही लिखा कि माध्यम के परिवर्तन होने पर, माध्यम बदलने पर प्रकाश की गति या वेग प्रभावित होती है। नॉर्मल से अवे जाती है। ये मैंने पहले लिखवाया ना कि जब
रेयर माध्यम से डेंसर में जाएगी या डेंसर से रेयर में जाएगी, तब ऐसा होता है कि वो दूर या पास। तो रेयर से जब डेंसर में जाएगी तो कहां भागेगी, कि दूर की नजदीक? रेयर से डेंसर में नजदीक आएगी और डेंसर से रेयर में दूर भागेगी। चक्का याद करना कैसे खींचेगा उसको, क्लियर है? एंगल भी माध्यम पे चेंज करेगा। अब बताओ, परीक्षा में प्रश्न पूछ दे तुमसे कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या अपवर्तन का कोण निर्भर करता है माध्यम पर, निर्भर करता है? बिल्कुल करता है। माध्यम चेंज करोगे अब तो पूछेगा कि कैसे बढ़ेगा, मतलब पानी में कम होगा कि एयर में कम होगा कि कांच में कम होगा कि डायमंड में कम होगा। तो तुम्हें बताना है कि भैया जिसका माध्यम, तुम्हें यह सोचना है कि जिसका माध्यम ज्यादा विरल है उसमें ज्यादा एंगल बनेगा, क्योंकि उसका घुमाव या बेंडिंग ज्यादा नहीं होगा। बेंडिंग होना, मुड़ना, ये सघनता पे निर्भर करता है। तो जो ज्यादा सघन उतना मुड़ेगा, इसका मतलब उसका एंगल उतना छोटा होगा। क्लियर है? ये सब बातें लिखवानी पड़ेंगी आपको, तो लिख लीजिए। अब तो एक पॉइंट बचा है कि माध्यम परिवर्तित होने पर कौन प्रभावित होता है। मतलब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं। लिख लीजिए, प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं। प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं। प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण माध्यम के सघनता पर निर्भर करता है। अपवर्तन कोण माध्यम के सघनता पर निर्भर करता है। अपवर्तन कोण माध्यम के सघनता पर निर्भर करता है, मतलब डेंसर पे निर्भर करता है। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन द डेंसर मीडियम। अच्छा, इंग्लिश में लिखवाना पड़ेगा इस बात। अरे पॉइंट बड़ा टाइम कंज्यूम होता है दोनों भाषा में लिखने पर। कोई बात नहीं है, इसको थोड़ा सा ट्रिकी टर्म लिखिए। जैसे मीडियम आप वैसे लिख लीजिए ऐसे कि ये रेयर मीडियम है। रेयरर मीडियम से अगर ये है क्या, रे है, ये क्या है, किस में जाती है, डेंसर में। तो रेयरर से डेंसर में जैसे ही जाएगी फिर क्या होगा, एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन होगा, ऐसे लिख लीजिए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा वो किस पे निर्भर करेगा, डिपेंड्स मीडियम पे, मीडियम के सघनता पर, मतलब उसके डेंसिटी पे, डेंसर होने पर या रेयर होने पर, इस पे मीडियम पर। ठीक है, तो ये एंगल हमने पढ़ लिया। तो पानी में और कांच पे, इन सब में एंगल ज़्यादा हो सकता है, मतलब मीडियम के हिसाब से। चलिए, ये बात समझ में आया सबको, सभी को आ गया? आगे बढ़े पॉइंट छोड़ के। अब हम सीखेंगे, ये बार बार आ रहा है डेंसर और ये तमाम तरह की चीज़ें, डेंसर रेयर, डेंसर रेयर। तो अब सीख लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। आप हेडिंग डालिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, हाँ लिख देंगे। अरे यार, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको हिंदी में बोलते हैं अपवर्तनांक। अपवर्तनांक, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको बोलते हैं अपवर्तनांक। अपवर्तनांक मतलब अभी बताएंगे कि क्या है, ये क्या बताता है। किसी के मन में कोई प्रश्न है क्या? प्रश्न है तो पूछिएगा। चेहरा ऐसे मत बताइए जैसे प्रश्न पुंज हैं आप।
मतलब पूछ लीजिएगा कोई दिक्कत हो तो, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कई प्रश्न बनेंगे खाली अपवर्तन से ही। अगर वो प्रश्न बनाना चाहा तो हर तरह से बनेगा, और मैंने इस तरह से बताए हैं कि आपको कोई प्रश्न छूटेगा नहीं, समझ लिए हैं तो। देखिए क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो सिंबल है वो है म्यू। ये क्या है, सिंबल है उसका। तो ये कहा जाता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अपवर्तनांक जो है, वह प्रकाश के वेग जो निर्वात में होता है और प्रकाश का वेग जो माध्यम में होता है, इसके अनुपात को कहते हैं। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, माध्यम। तो क्या कहता है अपवर्तनांक? ये कहता है प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग किसमें? निर्वात में, अनुपात प्रकाश का वेग किसमें? माध्यम में। ये कहता है, यानी रेशियो आप इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन किसमें? वैक्यूम, और फिर ये वेलोसिटी ऑफ लाइट इन किसमें? मीडियम। तो माध्यम में, वैक्यूम एक अलग ही माध्यम हुआ, उसके बाद जो चीजें हैं वो एक मीडियम है जिसमें लाइट गुजरती है। तो ये अपवर्तनांक है। क्या है? अपवर्तनांक। अब अपवर्तन याद रखिएगा, उस पर हम समझा रहे हैं इसको। ये बताता है कि कोई भी मटेरियल जो माध्यम बनाया जा सकता है लाइट का, वो कितना डेंसर है या कितना रेयरर है, कितना सघन है या कितना विरल है, उसकी वैल्यू बताता है। ये बताएगा कि उस मटेरियल का जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने पास पास हैं या कितने दूर दूर है। यानी कि ये जो म्यू है ये बताता है कि कोई भी माध्यम, ये क्या बताता है? माध्यम या मीडियम की सघनता बताता है, सघनता या विरलता बताता है, सघनता या विरलता बताता है। यानी कि किसी भी माध्यम का डेंसर होना या रेयर होना, ये कौन बताता है जी? म्यू, जिसको बोलते हैं अपवर्तनांक। कौन सा माध्यम कितना सघन है? अच्छा, जो जितना सघन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उतना ही अधिक। कौन बोला? जितना सघन उतना ही कम, उतना ज्यादा क्लोज खींचेगा, और जो जितना विरल उतना ही उसका एंगल बड़ा। क्लियर है ना? हाँ। अच्छा, जो जितना सघन, लाइट की स्पीड उसमें उतना ही कम। ठीक है, चलिए। माध्यम बदलने पर कौन बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा। माध्यम बदलने पे स्पीड बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा। और कौन सा माध्यम कितना सघन है ये बता रहा है इंडेक्स, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक। तो माध्यम की सघनता या विरलता बताता है। मीडियम कितना सघन है, मतलब रेयरर है, सॉरी डेंसर है, डेंसर है या रेयरर है। ये बताता है क्या? ये बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कोई दिक्कत है? इतना में कोई दिक्कत नहीं है। एक और बात, ये जो माध्यम है इसकी अपनी नियत वैल्यू होती है। माध्यम जो है ये, इसकी अपनी नियत वैल्यू होती है। ये अलग अलग
वैल्यू का होता है। इसमें जब आप प्रकाश को मतलब प्रकाश को डालेंगे तो ये अपने सघनता के हिसाब से प्रकाश को क्या करेगा, डिविएट करेगा। तो मैं कुछ माध्यम लिख देता हूं, उस माध्यम का कुछ वैल्यू होते हैं, इसका म्यू की वैल्यू होती है, ये इतना इसका अपवर्तनांक है, इतना। जैसे कांच का अलग होता है, वाटर का अलग होता है, जो माध्यम मैंने बताए थे। तो माध्यम और माध्यम का अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए ये है मीडियम, माध्यम, ठीक है, ये है माध्यम और ये है माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि म्यू की वैल्यू, या इसको हम वैसे लिख देंगे अपवर्तनांक। क्या है? अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये माध्यम मान लीजिए, निर्वात अगर पहले हम लेते हैं, निर्वात, निर्वात का इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी? वैक्यूम। और वैक्यूम का जो अपवर्तनांक है, म्यू की वैल्यू जो होती है, उसमें क्या होता है? 0 होता है। निर्वात के बाद हमने बोला था वायु आएगा, एयर। तो एयर में कितना होता है? एयर का 1.008 होता है। उसी तरह से अगर आप जल में आएंगे, जल, तो जल में क्या होता है? वाटर में क्या होता है? 1.33 होता है। उसी तरह से जल के बाद जब कांच देखेंगे, कांच को ग्लास कहते हैं, ग्लास, इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा 1.5। उसी तरह से जब आप डायमंड का देखेंगे, हीरा का, तो हीरा का देखेंगे ये हो जाएगा 2.45। ये उसके डेंसर या रेयर होने का वैल्यू है, ठीक है। अब यहां से मुझे बताइए, इसमें अब मैं यहां लिख रहा हूं एंगल, क्या लिख रहा हूं जी? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बताना है। बताओ, इधर से जब ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा? बढ़ेगा ना? क्लियर? प्रश्न ऐसे सीक्वेंस में दे के सजा के 4 विकल्प में परिवर्तित कर दे तो बता सकते हो? मतलब पहले बोल दे कि इसका बढ़ता हुआ एंगल मीडियम के हिसाब से बताओ, और लिख देगा मीडियम ऐसे ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन करके, तो कर लोगे ना? ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा? बढ़ेगा। अच्छा बताओ, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट लाइट बढ़ेगी, ठीक है। यानी कि जैसे डाउन आएंगे तो वो भी क्या होगी? आपका डाउन आएंगे सघनता, अरे से बोले कि सघनता बढ़ेगी, यानी कि ये सघनता बढ़ेगी तो स्पीड ऑफ लाइट घटेगी। अगर ऐसे बोले कि ऊपर से नीचे चल रहा है तो स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इधर से नीचे जाएगा तो ये नॉर्मल से दूर भागेगा कि पास आएगा? अवे फ्रॉम नॉर्मल कि टुवर्ड्स नॉर्मल? बहुत पास आएगा अभिलंब के, मतलब समझ गए हो मामला। अब चलो काम हो जाएगा, अगर इससे एमसीक्यू आया तो डील कर लेंगे आप। इतना क्लियर है आप लोगों को? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने बता दिया, ठीक है। हर एक माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। अभी हम अपवर्तन सीखे हैं। क्या सीखे हैं? अपवर्तन। अब सबको आया? एक एक बच्चे जो यहाँ सब मतलब हैं हमारे सामने, सबको समझ में आया? आया? देखो चूहा घूम रहा है वहां पे, ये तुम्हारे हाँ तुम्हारे बगल में ही है।
अरे एक तो कॉकरोच और छिपकली देख लेती हैं महिलाएं, तो ऐसे डरती हैं जैसे उनके सामने एक बहुत बड़ा महामानव आ गया। ऐसा ही होता है ना, नहीं होता है? वाह, झांसी की रानी हैं आप। चलिए, मतलब ठीक है, अगर नहीं होता है तो अच्छी बात है। अब आप लिखेंगे क्या? ना, हाँ, ये बातवा ठीक है, याद दिलाए हैं, लिख लीजिए। ये मात्रक विहीन होता है, मात्रक विहीन, मात्रक विहीन होता है। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो मात्रक विहीन होता है, यूनिटलेस। ठीक, मात्रक विहीन होता है। हाँ, ऐसा प्रश्न पूछिएगा तो जैसे कुछ चीजें अगर छूट रही हैं तो दिमाग पे तो पढ़ोगे तब ना आएगा। एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी 10वीं का है ना सबके पास, उसमें पढ़ना, वो एक एक लाइन वहीं से मिलेगा। थोड़ा सा वो डिफिकल्ट है जब मैं बता रहा हूं, और तब जाके पढ़ोगे, इतना मजा आएगा। मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं, एक एक दिमाग में बातें छप जाएगी, उसके लाइन से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। पढ़ना तुम, ठीक है? सभी ध्यान से पढ़ोगे तो मतलब मॉर्निंग के बैच में एक एक जो मैं करता हूं, और वो एनसीईआरटी से एक एक छाप के आ जाते हैं। उनकी बेचैनी ये है कि परीक्षा है, और तुम लोग हो कि सब ठीक है सर, अच्छा कर लेंगे, अभी तो है वक्त, ठीक है? हम तो अपने हिसाब से वक्त को बदल देंगे। ऐसा जुनून है? कह रहे नहीं है। चलिए, अब आइए सीखते हैं अपवर्तन के नियम। क्या क्या सीखते हैं? अपवर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। मैं उसके घर नहीं जाता, वो भी मेरे घर नहीं आता। मैं उसके घर नहीं जाता, वो भी मेरे घर नहीं आता। इन एहतियातों से ताल्लुकात मर नहीं जाता, इन एहतियातों से ताल्लुकात मर नहीं जाता। अच्छे हैं बुरे हैं सभी रिश्ते यहीं के हैं, अच्छे हैं बुरे हैं सभी रिश्ते यहीं के हैं। मरने के बाद कोई किसी के साथ नहीं जाता। तो इससे क्या सीख मिला आपको? अपने अपने करना है, अपने अपने जाना है। नहीं, वो मिलने वाला चीज अलग है। चलिए, अपवर्तन के नियम को देखते हैं। ये कहता है, जो परावर्तन के नियम हमने पढ़ा था, अपवर्तन के नियम में वही है क्या, कि जब आपतित किरण और परावर्तित किरण और उस पे जो सेंटर के बिंदु पे अभिलंब हम डालते हैं, वो सब एक ही प्लेन में होते हैं, बस यही कह रहा है। तो क्या होता है? आपतित किरण परावर्तित अपवर्तित। परावर्तन में सब घूम जाता है, अपवर्तन में नीचे जाके डाइवर्ट होता है, मुड़ता है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल पॉइंट इन द सेम प्लेन। जो नॉर्मल होता है, उनका जो पॉइंट होता है वो सेम प्लेन में होता है। सेम प्लेन का मतलब, कॉपी दिखाना, इस 2D वाले में
इसी में होगा सब, एक प्लेन में होगा। यही कह रहा है कि तीनों जो है वो एक प्लेन में होगा। और जो इसका दूसरा नियम कहता है, अपवर्तन का जो दूसरा नियम है वो कहता है कि, ये पहले लिख लीजिए तो दूसरा नियम समझाते हैं। हाँ, एक चीज तो भूल ही गए। जिस तरह से परावर्तन में आवृत्ति नहीं बदलती, तरंगदैर्घ्य नहीं बदलता, तीव्रता और आयाम बदल जाता है, उस प्रकार से इसमें नहीं होता है। इसमें सिर्फ आवृत्ति को छोड़ के तीनों बदल जाता है। अपवर्तन में आवृत्ति को छोड़कर, और क्लियर होगा ये चीजें जब हम वेव पढ़ा रहे होंगे, तो वेव लाइट के प्रॉपर्टीज को मिलाता है, तो उसको हम दिखाएंगे। आपको क्या है, ये एक लाइन में लिख लीजिए, वो उधर कहीं जगह है अपवर्तन में, अपवर्तन के साइड पे लिखिए, अपवर्तन के फलस्वरूप, अपवर्तन के, ये तो पॉइंट यहां से लिखवाएंगे, लेकिन एक पॉइंट याद आ गया, वो लिख लीजिए। अपवर्तन के फलस्वरूप आवृत्ति के अलावा, आवृत्ति नहीं बदलती मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। आफ्टर रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम, या फ्रीक्वेंसी विल बी सेम। फ्रीक्वेंसी जो है अपवर्तन के बाद आवृत्ति नहीं बदलती है, अपवर्तन के फलस्वरूप आवृत्ति नहीं बदलती है। ये पीछे नोट कर लीजिएगा, जहां आपने रिफ्रैक्शन लिखा है, अपवर्तन लिखा है। अपवर्तन के बाद आवृत्ति में कोई बदलाव नहीं होता, किंतु तरंगदैर्घ्य, आयाम और तीव्रता तीनों बदल जाती है, तीनों बदल जाती है। क्या अच्छा आगे क्या बोले? हाँ, मैंने कहा आवृत्ति नहीं बदलती है, फिर मैंने कहा आयाम, अल्टीट्यूड, फिर वेवलेंथ, और क्या था, इंटेंसिटी विल बी चेंज, बदल जाती हैं। ये अपवर्तन के बाद बदल जाती हैं। अब आ जाइए, कम बैक टू द पॉइंट, अब इस प्रेजेंट के पॉइंट पे। तो दूसरा क्या कहता है? दूसरा कहता है, जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है वो कहता है कि जो एंगल है, मान लीजिए ये माध्यम है कोई, ये ग्लास ले लिया हमने, ये ग्लास है और ये एयर है, यहां से एक माध्यम से आया, फिर यहां नॉर्मल खींचिएगा तो ये कुछ यूं होगा, ठीक है। तो ये कह रहा है यहां जो एंगल बनेगा ये आई और ये आर, तो इस एंगल को ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में हम साइन से रिप्रेजेंट करते हुए दोनों का रेशियो निकालते हैं, साइन आर और सॉरी साइन आई, ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, साइन से करते हैं, और साइन आर। अब कहिएगा कि सर साइन से क्यों करते हैं, मतलब क्या कारण है कि साइन से करते हैं, बताएंगे? हैं? हाँ, इसके पीछे का कुछ वेक्टर सिनेरियो है, और जब भी हम एंगल को जब रिप्रेजेंट करते हैं इसमें, तो हम साइन को लेकर यूज करते हैं। एक जिया है, कॉस लेने से बचते हैं, साइन को लेते हैं, ठीक है। इसके पीछे कॉन्सेप्ट रहा होगा कैलकुलेशन के तौर पे, हम ऐसे ले लेते हैं। जब भी रिफ्रैक्शन में स्नेल्स इसको जब हम दूसरे नियम को लिखते हैं, तो इंसिडेंट और जो रिफ्लेक्शन होता है उसको साइन के साथ लिख देते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि साइन आर बस वही है, इंसिडेंट ऑफ मतलब इंसिडेंट, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये है रिफ्रैक्टेड एंगल। ये जो दोनों होता है, ये माध्यम क्या होता है, माध्यम का रेशियो होता है। ये दोनों जो होता है रेशियो माध्यम का, किसके
ये जो इस माध्यम को क्या बोलते हैं बताइए, मैंने बताया था इस माध्यम को रिफ्रैक्टेड रिफ्रैक्टेड मीडियम बोलते हैं। और इसको कौन सा मीडियम बोलेंगे? मीडियम ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट मीडियम, यही बोलते हैं ना, ठीक है। तो जब ये मीडियम ऑफ इंसिडेंट है तो इसको क्या बोलेंगे? इंसिडेंट ऑफ जो मीडियम है उसको म्यू से डिनोट करते हैं कि नहीं मीडियम को? हाँ, तो हम उसी को बता रहे हैं, इसके सघनता को बता रहे हैं कि ये रेयर है। तो इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो क्या होगा? इंसिडेंट वाला है तो हम इंसिडेंट म्यू लिखेंगे, लिख सकते हैं। हम ये बता रहे हैं कि इसकी सघनता कितनी है, इसका इंडेक्स क्या है, तो इसका इंडेक्स म्यू आई है, क्योंकि ये इंसिडेंट मीडियम है इसलिए इसका नाम क्या दे दिया? म्यू आई। और ये रिफ्रैक्टेड मीडियम है इसलिए इसको हमने क्या बोला? म्यू आर। दरअसल साइन आई और साइन आर जो होता है इसका और इसका रेशियो होता है ना कि इसका। मतलब हम इसको लिखेंगे म्यू आर इक्वल टू म्यू आई, नहीं उल्टा लिखते हैं, म्यू आर अपॉन म्यू आई लिखते हैं, ठीक है। और इसको संयुक्त रूप से आप म्यू लिख सकते हैं। हाँ बोलिए, कोई प्रश्न पूछ रहा था। ऐसा होता है, स्नेल्स लॉ ने बताया, इसी को स्नेल्स लॉ बोलते हैं, स्नेल इसी को बोलते हैं कि ये जो दोनों होता है इस रेशियो, रीजन है इसका। अब किसी भी चीज को डिवाइड करिएगा तो जो ज्यादा सघन है, मतलब जिसकी वैल्यू की जो इफिशियंसी है ज्यादा है, म्यू आर इसमें ज्यादा इफिशियंसी वाला होता है क्योंकि ये ज्यादा डेंस होता है। और ये फॉर्मूला है बेसिकली, इसका आपको याद वैसे ध्यान रखना है। और ये ध्यान रखने के तौर पे इसका एक्सप्लेनेशन, इसके पीछे का जो थियरी है कि भाई कैसे ये आया, ये आपको नहीं पढ़ना है, बस स्नेल्स लॉ इसको बोलते हैं। जो सेकंड लॉ है किसका? अपवर्तन का, इसको क्या बोलते हैं? स्नेल का नियम भी बोलते हैं। अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल्स लॉ बोलते हैं, ठीक है। अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल्स लॉ बोलते हैं। जो अपवर्तन में जो दूसरा नियम है उसको क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ। क्या बता रही हैं दीदी को? कुछ बता रही हैं? क्या समझा रही थी? कौन सा गणित है? हिंदी अशुद्ध लिखती है ये, ओ कभी कभी, ठीक है। चलिए, तो ये तो रहा अपवर्तन का नियम। अब इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, अभी बहुत पहले पूछे जाते थे, अब कुछ सालों से इससे प्रश्न पूछे नहीं गए हैं। जैसे इधर 10 सालों में परावर्तन इस नियम से तो प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। कई बार छोटा छोटा न्यूमेरिकल वो रेलवे के पेपर में कहीं कहीं दिखता है, बट वैसे दिखता नहीं है इस पॉइंट से प्रश्न का। चलिए, अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे जी? ये तो हो गया हमारा स्नेल्स लॉ, ठीक है। अपवर्तन के कुछ उदाहरण देखेंगे कि भाई किस किस अपवर्तन के कारण क्या क्या होता है, अपवर्तन के कारण क्या क्या घटनाएं हमारे आम जीवन पे पड़ती हैं। तो ये हेडिंग दीजिएगा, अपवर्तन के उदाहरण। अच्छा, क्यों इसको टॉपिक बना रहा हूं मालूम है आपको? क्वेश्चन इससे पूछता है। तो पहला उदाहरण तो आपको यह देना है कि पानी से भरे ग्लास में, ये घर पे भी कर सकते हैं, ये ग्लास है और इसमें अगर कुछ पानी सिक्का डाल के देखेंगे तो ये ऊपर उठा दिखाई देगा। तो पानी भरा ग्लास में तल पर सिक्के या सिक्का, पानी भरा ग्लास में सिक्का तल से ऊपर दिखता प्रतीत होता है, प्रतीत होता है।
प्रतीत होना। ये किसका उदाहरण है जी? मतलब अगर क्वाइन को एक कांच के ग्लास में पानी के अंदर रखेंगे तो वो अपने तल से ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा। दूसरा क्या है? लकड़ी को पानी के भरे ग्लास में, एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के भरे ग्लास में रखेंगे। एग्जाम्पल दिखाऊं आपको? इसमें पानी ले आओ, पानी ले आओ इस ग्लास में, और एक पेन दो। फोर मत देना, फिर कंपनी तुमसे, ठीक है। एक पेन दीजिए, ढक्कन लगा के दीजिए ताकि ऊपर वाला दिखे। है आने दीजिए। तो ये क्या है? अच्छा, सूरज सनराइज के टाइम और सनसेट के टाइम पे, मतलब लाल नहीं, लाल दूसरा कारण है, लाल की बात नहीं। मैं कह रहा हूं कि जैसे सनसेट हुआ नहीं है लेकिन उजाला हो जाता है, मतलब उजाला रहता है। सूर्योदय हुआ नहीं है फिर भी उजाला हो जाता है। ये किस कारण से होता है? अपवर्तन से। ठीक है, फिर वही बात, लाल दिखता है प्रकीर्णन के वजह से। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि उगने से पहले, जिसको बोलते हैं भिनुसार, बिल्कुल सुबह सुबह का मौसम, जैसे रात का खत्म होना सुबह का स्टार्ट होना, सूरज दिखता है नहीं ना, लेकिन उजाला हो जाता है ना। तो वो जो प्रभाव है वो है प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव। मछली पानी में अपने सतह से ऊपर दिखाई देती है, आपको लगेगा वैसे। अभी गिलास यहां देखना, इसको मत देखना, थोड़ा सा टेढ़ा दिखाई दे रहा है। और टेढ़ा का मतलब कि ये सघन में चला गया है। हमारी आंखों से ये जब जा रहा है तो कहां जा रहा है? ग्लास के पानी से नीचे। तो अभी हम ऊपर वाले एयर में हैं, तो एयर वाले को देख रहे हैं तो ये ओरिजिनल है, लेकिन इसको देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि ये टूटा हुआ है और इधर झुका हुआ है। इसका मतलब है कि ये झुक गया है, बेंड हुआ है अभिलंब की तरफ। यहां से 90 डिग्री देखोगे तो पता चलेगा कि थोड़ा सा है, पास से देखोगे तो और समझ में आएगा। घर पे तो होगा ही ग्लास, नहीं तो मार्केट से खरीद के ले आके घर पे एक्सपेरिमेंट कर लेना। तो इसमें जब लकड़ी डाल के देखते हैं तो अपवर्तन के कारण टेढ़ा दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? अपवर्तन के कारण टेढ़ा दिखाई देता है, इधर झुका हुआ दिखाई देता है। ठीक। और मछली पानी के सतह पर ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। उठा लीजिए ये उदाहरण। और सूरज का सूर्योदय के टाइम पे उगना, देखिए प्रकीर्णन आप सही बोल रहे हैं, बट वो लाल दिखाई देना वो प्रकीर्णन। हाँ हाँ, उसका आकार का, हाँ बड़ा। पहले तो सुन लीजिए, जो आप कह रहे हैं प्रकीर्णन, वो आकार की बात नहीं है। प्रकीर्णन का मतलब है सूरज का लाल दिखना। ठीक है, सूरज के उगने से पहले जो आप उजाला देखते हैं, या सूरज जब उग रहा है तो उसकी साइज में परिवर्तन देखते हैं, यह है अपवर्तन का नियम। ठीक है, परिवर्तन देखते हैं ना साइज में, या उजाला देखने लगते हैं, तो यह किस में होता है? अपवर्तन के कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो ये उदाहरण आपको लिखवाने हैं या याद हो जाएंगे? याद हैं? याद है? और नहीं भी याद है तो घर पे जाकर लिख लेना। ठीक है, तो ये है आपका क्या? तारों का टिमटिमाना इसमें भी आएगा, और तारों के टिमटिमाने का एक और कारण है। बट आप कह सकते हैं कि तारे जब अपने साइज को बड़ा आकार में दिखा देते हैं, जैसे ऐसा लगता है कि रेनबो में दो काम होता है। देखिए, रेनबो में पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और परावर्तन और अपवर्तन तीनों होता है। रेनबो दो तरह से पढ़ते हैं, एक प्राइमरी रेनबो और एक होता है सेकेंडरी रेनबो। प्राइमरी रेनबो में दो बार अपवर्तन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, और एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। जब सेकेंडरी पढ़ते हैं
तो सेकेंडरी में क्या होता है, 2 बार अपवर्तन होता है और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब इसमें अलग अलग केस हैं। इसमें मैं बताता हूं कि जो मुख्य कारण है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बट हेल्प कर रहा है ये फॉर्मेशन बनने में रिफ्रैक्शन। और पूरे इंद्रधनुष में अगर आपसे परीक्षा में पूछे कि रेनबो बनने में क्या क्या सहायक है, तो आप ये नहीं कहिएगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सहायक है, आप ये कहिएगा कि सहायक है अपवर्तन और परावर्तन, लेकिन जो मेन रीजन है इसके पीछे इसके घटने का वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये जब हम इंद्रधनुष पढ़ेंगे तब, ठीक है। और वैसे ही कलर का 7 रंगों में विभक्त होना, ये वर्ण विक्षेपण इसका मुख्य कारण है। प्रिज्म, वर्ण विक्षेपण में प्रिज्म पढ़ेंगे जब हम लाइट ऑफ डिस्पर्सन पढ़ेंगे। न्यूटन ने एक डिस्क बनाया था, उसी से 7 रंग किया था, फिर प्रिज्म किया था। प्रिज्म से प्रश्न 1 आध 2 पूछ दिए जाते हैं कि प्रिज्म के कितने फलक होते हैं, प्रिज्म के कितने सतह होते हैं, आकार के आधार पर प्रिज्म कितने प्रकार के होते हैं। यह अभी हाल ही में स्टेट के परीक्षा में पूछा गया था, बीपीएससी टीआरई के एग्जाम में पूछा गया था, प्रिज्म के कितने सतह होते हैं। इसमें भी बच्चे 3-2 मार के आ गए हैं, बताओ गलत करके आ गए हैं। तो आपको बताया जाएगा। हाँ, मैं वही तो बोल रहा हूं कि उसके आधार के आकार पर उसके टाइप होते हैं, जिसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर प्रिज्म, ट्रायंगुलर प्रिज्म, स्क्वायर। यार आगे का चीज तुम अभी कहवा लो। ये मछली वाला लिख लीजिए। मछली अपने सतह से, मछली क्या करती है, मछली पानी के अंदर मछली पानी के अंदर ऊपर, सतह से ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है। यह किसके कारण होता है? लकड़ी का टुकड़ा पानी भरा हुआ गिलास में डालते हैं तो टेढ़ा होता है, यह भी उसी के कारण। तारों का टिमटिमाते हुए बड़ा दिखना, सूरज का सूर्योदय के टाइम पे बड़ा दिखना, सूर्यास्त के टाइम पे बड़ा दिखना, ये सब किसके उदाहरण हैं? अपवर्तन के। तो अभी तक इतना ही, बाकी बहुत सारी चीजें होती हैं, उसमें अलग अलग कंसेप्ट बताएंगे जो परीक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी हैं, वो आते हैं और आपने पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो हम आगे कल चर्चा करेंगे। आज की क्लास इतना ही, ठीक है। समझ में आया सबको?